डियर स्टूडेंट, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जीएल यादव आपको पढ़ा रहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, देखो कैपिटल स्ट्रक्चर जानने से पहले हमें जानना होगा कैपिटलाइजेशन। इससे पहले हमें जानना होगा कैपिटलाइजेशन, क्योंकि ये पहले काम होता है। ठीक है, कैपिटलाइजेशन का मतलब देखो क्या होता है। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि कितनी कैपिटल की आवश्यकता होगी उसका निर्धारण करना, है ना। कितना पैसा हमें लगाना है बिजनेस में, कितने पैसे की ज़रूरत है उसका हम देखते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कैपिटलाइजेशन। यानी कि यहाँ पर मात्रा का निर्धारण होता है ना। अपन कह सकते हैं क्वांटम ऑफ कैपिटल, क्वांटम ऑफ कैपिटल, कितने पैसों की आवश्यकता होगी किसी बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, उस पैसे का हमने पहले पूर्वानुमान लगाया, है ना, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटलाइजेशन या पूंजीकरण इसको बोलते हैं। यानी कि क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पर, है ना, क्वांटिटी, कितना पैसा। अब जब ये निर्धारित हो जाता है कि कितना पैसा लगने वाला है, उसके बाद में हमारा अगला काम होता है कि वो पैसे किस किस सोर्स से अरेंज किए जाएंगे, कहाँ कहाँ से पैसे की व्यवस्था की जाएगी, है ना। काफ़ी सारे सोर्स होते हैं, तो जैसे डेट से लिया जाएगा, इक्विटी प्रेफरेंस से, डिबेंचर से, तो कहाँ से पैसे लिए जाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक तरह से फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी है, कि जो आपकी सिक्योरिटी है उसमें कितने टाइप की सिक्योरिटी है आपके पास में, है ना, उसे हम बोलेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, फॉर्म्स या टाइप ऑफ सिक्योरिटी, है ना। अभी कितने टाइप्स की सिक्योरिटी होगी, तो ये टोटल जो कैपिटल होती है उसको रिप्रेजेंट करेगी, और किस में कितना कितना प्रतिशत होगा, आपने डेट से कितना लिया और इक्विटी से कितना लिया, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या, लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड, लॉन्ग टर्म फंड इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो फंड है वो क्या होगा, बिजनेस में कैपिटल के रूप में है। और आप पता है कैपिटल किसे कहते हैं, कैपिटल कहते हैं जो पैसा बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड भी बोल सकते हैं। और कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है क्वांटम ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कितनी मात्रा रहेगी। और यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसमें डेट कितना है, इक्विटी कितना है ना, कौन सी जो सिक्योरिटी है वो कितने टाइप्स की होगी, फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। एक यहाँ पर एक वर्ड और आता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। देखो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो आपका लॉन्ग टर्म फंड है ना, उसमें यदि अपन करंट लायबिलिटी को और जोड़ देंगे तो उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, लॉन्ग टर्म फंड, और इसमें प्लस कर देंगे करंट लायबिलिटी को, करंट लायबिलिटी, तो इसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर करेंगे, है ना, टोटल। और या एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी बैलेंस शीट है उसका ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट का मतलब अपनी लायबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड जो होती है उसमें क्या आती है, कैपिटल आती है, और आपकी क्या आती है, करंट लायबिलिटीज आती है। तो उनका टोटल क्या हो जाएगा, आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है। एक वर्ड हो रहा था एसेट स्ट्रक्चर, एसेट्स स्ट्रक्चर, एसेट्स स्ट्रक्चर, ये होता है बैलेंस शीट का एसेट साइड, एसेट साइड। एसेट साइड में आपके बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स है, तो वो क्या होता है, आपके एसेट स्ट्रक्चर होता है। अब देखो इनका योग तो बराबर ही होगा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और एसेट स्ट्रक्चर का, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस होगा कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो क्या बताएगा, लायबिलिटी साइड से बताया गया है कितनी कैपिटल है, डेट कितना है, इक्विटी कितना है, करंट लायबिलिटी कितनी है, क्रेडिटर कितने हैं, है ना, इनका क्या प्रोपोर्शन है। जबकि ये हमारी जो फिक्स एसेट्स है उसके बारे में नहीं बताएगा कि फर्नीचर कितना है, मशीनरी कितना है, डेटर कितना है। ये क्या बताएगा, ये बताएगा एसेट स्ट्रक्चर। एसेट स्ट्रक्चर में आएगा कि एसेट्स का कैसा स्ट्रक्चर है, उसमें फिक्स एसेट्स कितनी है, करंट एसेट्स कितनी है, हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है, जो भी हो। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने कैपिटलाइजेशन देखा, कैपिटल स्ट्रक्चर देखा, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और एसेट स्ट्रक्चर। अब जैसे रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वो कैपिटल स्ट्रक्चर में आएंगे, है ना, कैपिटलाइजेशन में नहीं आएंगे। कैपिटलाइजेशन का मतलब आपने कितना पैसा ले रहे हो आप मार्केट से, है ना, कितनी आपकी कैपिटल है, तो वो इसमें जो कैपिटलाइजेशन है इसमें शामिल नहीं होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में आएगा वो रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद में अगर बात करें जैसे करंट लायबिलिटी, तो वो इसमें नहीं आएगी, वो इसमें शामिल हो जाएगी फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इस तरह अब हम देखते हैं कैपिटल जो स्ट्रक्चर है उसमें थ्योरी का क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर है उसको
प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से कैपिटल स्ट्रक्चर प्रभावित होती है। अब आपको बता दें कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, उसमें क्या हो सकता है, डेट हो सकता है और इक्विटी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है एक बिजनेस पर कि बिजनेस किस टाइप का है और बिजनेस की नेचर कैसा है। उसके अलावा जो भी इसके हम काफ़ी सारे फैक्टर्स देखेंगे, लेकिन एक होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है कि आपके जो बिजनेस है उसमें इक्विटी जो है वो कम से कम है और डेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा डेट का यूज लेकर के अर्निंग पर शेयर बढ़ाई जा सकती है, EPS। क्योंकि देखो डेट का ज़्यादा प्रयोग होगा तो डेट के ज़्यादा प्रयोग होने से क्या होगा, आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम रहेंगे और डेट का ज़्यादा प्रयोग करोगे तो आपके टैक्स में भी क्या होगा, टैक्स भी आपका कम बनेगा। क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है, टैक्स से पहले ही डिडक्ट हो जाता है, तो इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट हो जाएगा, टैक्स कम हो जाएगा, आपका प्रॉफिट क्या होता है, ज़्यादा रहता है। इससे तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है, वो नंबर ऑफ जो इक्विटी शेयर होते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यहाँ पर क्या है कि डेट इश्यू कर रखे तो इक्विटी शेयर क्या है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम है, इस वजह से क्या होता है अर्निंग पर शेयर क्या आता है, ज़्यादा आता है, EPS ज़्यादा आता है। और हमको पता है कि बिजनेस FM में क्या होता है, एक मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट को अधिकतम करना। तो यहाँ पर क्या होता है अर्निंग पर शेयर, यानी कि एक शेयर पर कितना अर्निंग किया जा रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है यहाँ पर, जिससे क्या होता है मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है शेयर की। तो जो भी फर्म होती है वो चाहती है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर काम करे। लेकिन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर एक समस्या भी है कि यदि बिजनेस में आपकी इनकम जो है वो रेगुलर नहीं है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी है, हो सकता है इनकम हो किसी वर्ष नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में फिर है ना वो रिस्की मामला हो जाता है। रिस्क इसलिए हो जाता है क्योंकि किसी वर्ष यदि मान लो कि इनकम नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में आपको डेट का पेमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, एक फिक्स इंटरेस्ट, फिक्स लाइबिलिटी है। तो इंटरेस्ट का पेमेंट फिर कहाँ से किया जाएगा, है ना, किसी वर्ष तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं इस वर्ष तो वहाँ पर फिर इंटरेस्ट का पेमेंट करने में दिक्कत आती है ना। और फिर यदि कंपनी मान लो कि यदि इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाती है तो वो डिफॉल्टर मानी जाती है और उससे उसकी क्या होती है, गुडविल खराब हो सकती है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के एक तरफ बेनिफिट भी है लेकिन साथ में रिस्क भी है ना, हाईली रिस्क भी है यहाँ पर। और आपको पता है देखो बिजनेस में जहाँ रिस्क होगा ना वहाँ रिटर्न या अपन कह सकते हैं कि प्रॉफिट साथ में रहता है, रिस्क के साथ में प्रॉफिट जुड़ा रहता है। जहाँ ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना है और जहाँ रिस्क कम होगा तो वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना नहीं होती है, ठीक है, रिस्क कम होने की स्थिति में। तो हम इसके देखेंगे अब फैक्टर, थ्योरी पढ़ेंगे आज, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ रहे थे, अब आज थ्योरी पढ़ते हैं, इसमें थ्योरी है। तो पहले हम देखते हैं कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको इफेक्ट करने वाले हैं। तो अगर फर्स्ट फैक्टर, इसमें दो तरह के फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। अगर फैक्टर की बात करें, फैक्टर तो एक तो होता है इंटरनल, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल फैक्टर। अब पहले इंटरनल पढ़ते हैं, उसके बाद में हम एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ेंगे। देखो इंटरनल फैक्टर की बात करें तो पहला होता है नेचर ऑफ बिजनेस। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, देखो बिजनेस का क्या नेचर होगा, ये इफेक्ट करेगा कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट ज़्यादा रखना है या इक्विटी ज़्यादा रहेगा, है ना, फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल ज़्यादा रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल ज़्यादा रहेगी। कैसे इफेक्ट करता है, जैसे मान लो कि आपका बिजनेस का नेचर है कि आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है ना, उसमें देखो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब कोई भी आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो और उससे कुछ नया आप प्रोडक्ट बना रहे हो, वहाँ पर है ना, नया प्रोडक्ट बना रहे हो, तो वो जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या लगेगी, मशीनरी लगेगी, मशीनरी से बनेगा, है ना, और वहाँ पर लेबर का कम प्रयोग होगा और वहाँ पर फिक्स एसेट्स का ज़्यादा प्रयोग होगा, यानी कि मशीनरी का ज़्यादा प्रयोग होगा, फर्नीचर भी लगेगा, बिल्डिंग भी लगेगी, लैंड भी लगेगा, ये सारी चीज़ें लगेगी। यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी बड़ी मात्रा में फिक्स एसेट्स में कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है। जो कैपिटल है वो कहाँ यूटिलाइज होती है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है फिक्स एसेट्स में, करंट एसेट्स में कम रहती है, फिक्स एसेट्स में, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए में क्या चाहिए, लैंड भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, मशीनरी भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, सब चाहिए उसके लिए, है ना। अगर उसी की बात करें तो यहाँ पर क्या देखो, मैन्युफैक्चरिंग फर्म में क्या होती है, फिक्स एसेट्स ज़्यादा होती है, फिक्स एसेट्स यहाँ पर क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक है, ये फिक्स एसेट्स ज़्यादा रहती है यहाँ पर। अगर हम बात करें अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म की, ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म होगी। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग फर्म की, ट्रेडिंग फर्म तो यहाँ पर जो फिक्स एसेट रहेगी वो इसके कंपैरिजन में काफ़ी कम रहेगी ट्रेडिंग फर्म में, क्योंकि ट्रेडिंग फर्म का क्या मतलब होता है कि कुछ खरीदा
फिर कुछ में कुछ वैल्यू एडिशन वगैरह का हो सकता है, और फिर उसको क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो वहाँ पर इतनी फिक्स असेट्स की आवश्यकता नहीं, हालांकि फर्नीचर वगैरह, बिल्डिंग ये तो चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई मतलब मशीनरी वगैरह इस तरह की जो है ना फिक्स असेट्स, उसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या रहती है, फिक्स असेट्स कम होती है ना। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पर कैपिटल, आप में यहाँ पर कैपिटल जो लगेगी ना, अब जैसे यहाँ पे फिक्स असेट्स है, और ये फिक्स असेट्स है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है बिजनेस में, जब तक बिजनेस खत्म नहीं हो जाता, बंद नहीं होगा, तब तक वो बिजनेस में लगी रहेगी, है ना। लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये तब तक बिजनेस में लगा है, तो लंबे समय तक आपकी कैपिटल वहाँ पर लग रही है। तो आप उसके वहाँ कैपिटल जो रेज करोगे मार्केट से, वो भी क्या करोगे, लॉन्ग टर्म सोर्स से करोगे। आप शॉर्ट टर्म थोड़ी करोगे कि आपने मान लो किसी से उधार ले लिया कुछ, या शॉर्ट टर्म लोन वगैरह ले लिया, है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि शॉर्ट टर्म लोन को तो शॉर्ट टर्म बाद में पेमेंट करना होगा, शॉर्ट टर्म बाद में कहाँ से पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो व्यवस्था की जाएगी वो की जाएगी लॉन्ग टर्म सोर्स से, है ना। डिबेंचर इश्यू किए जा सकते हैं, इक्विटी इश्यू किया जा सकता है लेकिन जैसे मान लो प्रेफरेंस शेयर है, रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर, वो इश्यू नहीं किए जाएंगे, क्योंकि रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर का तो क्या होता है, एक निश्चित टाइम बाद में रिडेम्पशन करना होता है। तो यहाँ पर क्या किए जा सकते हैं, यहाँ पर डेट इश्यू किया जा सकता है, डेट इक्विटी है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं किए जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर किए जा सकते हो प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर, रिडेम्बल प्रेफरेंस शेयर, है ना, यहाँ पर इश्यू किए जा सकते हैं, कुछ टाइम बाद में उनका पेमेंट हो जाएगा। तो ये जो है नेचर ऑफ बिजनेस, ये प्रभावित करता है किसको, कैपिटल स्ट्रक्चर को, ठीक है, कि कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी होगी। उसके बाद में अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, तो जो दूसरा पॉइंट है वो होगा रेगुलरिटी ऑफ इनकम, रेगुलरिटी ऑफ इनकम, कि आपकी जो बिजनेस है उसमें इनकम रेगुलर हो रही है या नहीं हो रही। यदि बिजनेस में रेगुलर इनकम हो रही है तो आप क्या इश्यू कर सकते हो, डेट इश्यू कर सकते हो, डिबेंचर इश्यू कर सकते हो, क्योंकि डिबेंचर पे क्या पे करना होता है, इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट एवरी ईयर पे करना होता है। यदि आप इंटरेस्ट एवरी ईयर पे नहीं करोगे तो फिर डिफॉल्टर हो जाओगे और आपकी गुडविल खराब हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। अब आपकी इनकम कैसी है, रेगुलर है, एवरी ईयर हो रही है, तो इंटरेस्ट का आसानी से पेमेंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपकी इनकम फ्लैक्चुएट हो रही है, किसी वर्ष मान लो इनकम नहीं हुई, किसी वर्ष ज़्यादा हुई, तो ऐसी स्थिति में डेट का पेमेंट उस वर्ष नहीं हो सकता जिस वर्ष इनकम नहीं हुई, है ना। लेकिन इक्विटी इश्यू कर देंगे तो कोई समस्या नहीं है। अगर अनसर्टेनिटी है या इरेगुलर है, इरेगुलरिटी है इनकम में, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इक्विटी इशू करना चाहिए, इक्विटी इशू करना चाहिए, क्योंकि इक्विटी में आपको पैसे, अगर प्रॉफिट होगा तो इक्विटी को डिविडेंड मिलेगा, अगर नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, कोई यहाँ पे समस्या नहीं है, यानी कि यहाँ पर रिस्क फैक्टर नहीं है ऐसी स्थिति में, ठीक है। तो अगर रेगुलर इनकम है तो डेट इश्यू करो, अगर रेगुलर इनकम नहीं है तो इक्विटी इशू किया जा सकता है। तो ये भी क्या करता है, बिजनेस को इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद में तीसरा देखते हैं, तीसरा फैक्टर थर्ड है डिजायर टू कंट्रोल, डिजायर टू कंट्रोल, डिजायर टू कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण करने की इच्छा है आपकी बिजनेस की। आप चाहते हो कि मेरा ही हुकूमत चले बिजनेस में और कोई दूसरे का नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मतलब पूरे बिजनेस पर उसका खुद का वो नियंत्रण चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, यहाँ ऐसी स्थिति में डिबेंचर इश्यू करना चाहिए, डिबेंचर इश्यू करना चाहिए, इक्विटी नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि इक्विटी करोगे तो आपकी ओनरशिप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना, फिर आपके पास में नियंत्रण नहीं रहेगा। देखो आप रिलायंस जियो की बात करो, रिलायंस जियो है, उनका ओनर कौन है, मुकेश अंबानी है। अब वहाँ पर मुकेश अंबानी का ही डिसीजन चलता है, क्यों चलता है, क्योंकि उसके 50% से ज़्यादा शेयर उसी के पास में है ना, तो उसका नियंत्रण है वहाँ पर, है ना। और भी ऐसे नहीं कि जियो के और कोई नहीं है, और भी ओनर है उसके, तो शेयर मार्केट से शेयर खरीद करके कोई भी ओनर बन जाएगा, लेकिन वो कितना रहेगा, बहुत ही कम उसका वहाँ पर नियंत्रण रहेगा, उसका जो भी वोटिंग राइट है ना, उसमें भी उसका कम ही नियंत्रण रहेगा। तो ऐसी स्थिति में है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने बताया कि अगर डिजायर है, इच्छा है कंट्रोल करने की, तो ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, डिबेंचर इश्यू करनी चाहिए, इक्विटी नहीं इश्यू करनी चाहिए, या फिर इक्विटी है ना बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए, और या अगर इश्यू करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो है शेयर्स है वो खुद के पास में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो फोर्थ है फ्यूचर प्लान, फ्यूचर प्लान्स। यदि फ्यूचर में प्लान ऐसे है कि मान लो कि और
हमें रेज करनी है कैपिटल, तो ऐसी स्थिति में देखो ऑथराइज कैपिटल हमेशा ज़्यादा रहती है। आपको बताया क्यों? क्योंकि ऑथराइज कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल इश्यू नहीं की जा सकती, तो है ना, ऑथराइज कैपिटल हमेशा ज़्यादा रखी जाती है ताकि और भी कंपनी को फ्यूचर में और आवश्यकता हो तो और इक्विटी शेयर इश्यू किए जा सकते हैं। ऐसे ही डेट इक्विटी में भी देखा जाता है कि मान लो कि डेट इश्यू पहले कर दिए और डेट का टाइमली अगर आप पेमेंट नहीं हुआ, उसका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हुआ, तो उसके बाद में क्या फिर और डेट इश्यू किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते, क्योंकि आपने पहले ही आप डिफॉल्टर हो, आप टाइमली इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो फिर और डेट इश्यू करने में समस्या आती है। तो इस तरह ध्यान में रखते हुए ये कैपिटल स्ट्रक्चर निर्धारित की जाती है। उसके बाद में अगर और बात करें तो वो आता है एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट। एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कैसा एटीट्यूड? कुछ मैनेजमेंट होता है ना, कुछ का मैनेजमेंट मतलब मैनेजर होता है वो काफ़ी मतलब एक तरह से कॉन्फिडेंस होता है, काफ़ी उसे एक्सपीरियंस है ना, एम्बिशन, ये जो भी चीज़ें होती है ना ये भी काफ़ी इफेक्ट करती है। अब कुछ मान लो कि मैनेजमेंट होता है कि वो मान लो कि ऐसे नहीं है, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है ना, तो वो क्या करेंगे फिर वो सेफ साइड में चलेंगे कि चलो इक्विटी इशू कर लेते हैं। डेट में तो एक समस्या होती है ना, डेट में रिस्क रहता है आपको पेमेंट करने की, और यदि किसी कंपनी के ये मैनेजमेंट में ये है खास बात कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंस है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी उनको एज का अनुभव है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, रिस्क लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या किसको इफेक्ट करेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करेगा। फिर उसके बाद में 6 बात करें तो वो है फ्रीडम ऑफ वर्किंग, फ्रीडम ऑफ वर्किंग, कार्य पर स्वतंत्रता। अब किसी कंपनी के जो भी है मतलब फाउंडर है, प्रमोटर्स हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो भी पॉलिसी लेके आए वो उस पॉलिसी में किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, वो इक्विटी शेयर इशू ही नहीं करेंगे, या हो सकता है इक्विटी शेयर इशू भी करे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास में उसके शेयर्स रखेंगे, ये है ना, या डिबेंचर्स के द्वारा कैपिटल वो रेज कर सकते हैं। क्योंकि वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो भी पॉलिसी फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में उनका ही रोल होना चाहिए, किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी किसको इफेक्ट करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। उसके बाद में अगला बात करें तो वो आता है ऑपरेटिंग रेशियो, 7th ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो ये देखो क्या होता है, मैंने बताया था कि रेशियो एनालिसिस जो चैप्टर अभी चल रहा है उसमें मैंने ये पढ़ा चुका आपको ऑपरेटिंग रेशियो। और ये क्या होता है, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल डिवाइड बाई ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। इसको एक फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या टोटल सेल्स इनटू शो। अब देखो ऑपरेटिंग रेशियो क्या बताता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को बताता है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट किसी बिजनेस में अगर ज़्यादा आएगी तो उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या रहेगा, कम बचेगा, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो प्रॉफिट कम बचेगा। मैंने ये बताया था ऑपरेटिंग रेशियो और एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग कॉस्ट की जगह ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर, और इन दोनों का टोटल कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट 60% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 40% आ जाएगा। अगर ये 50% है तो ये भी 50% हो जाएगा। 100 माइनस, यदि 100 में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को लेस कर देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच जाएगा। अब ऑपरेटिंग रेशियो अगर ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम रहेगा तो इंटरेस्ट का पेमेंट हो सकता है नहीं हो पाए, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट के बाद में हम अगला पेमेंट किसका करते हैं, इंटरेस्ट का करते हैं ना, इंटरेस्ट का, फिर टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं हो पाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, कंपनी क्या हो जाएगी, कंपनी की गुडविल खराब हो जाएगी इस स्थिति में। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट यदि ऑपरेटिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग रेशियो यदि ज़्यादा आ रहा है तो ऐसी स्थिति में डेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इक्विटी इशू करने जाना चाहिए। और ऑपरेटिंग कॉस्ट यदि कम आ रहा है या ऑपरेटिंग रेशियो कम आ रहा है, इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वहाँ पर डेट इशू किए जा सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट का पेमेंट टाइमली हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग रेशियो भी इसको इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद में बात करें 8वां, तो वो होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देखो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मैंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा किसका उपयोग किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा डेट का प्रयोग किया जाए, इक्विटी का कम से कम प्रयोग किया जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा डेट का प्रयोग किया जाएगा तो इससे क्या होगा,
इससे ईपीएस बढ़ेगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। अर्निंग पर शेयर इससे क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी आपकी अर्निंग पर शेयर, क्योंकि आपके जो भी प्रॉफिट है वो कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम रहेंगे, तो कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इससे क्या होगा, आपके ईपीएस बढ़ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी इसको इफेक्ट करता है। उसके बाद हम बात करें तो कैपिटल गियरिंग। देखो अगला पॉइंट है वो है कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग, कैपिटल गियरिंग ये भी इसको इफेक्ट करता है। ये क्या होता है कैपिटल गियरिंग, ये बताता है कि आपकी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या रिलेशन है। फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल में, फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल कौन कौन सी होती है, देखो कैपिटल गियरिंग रेशियो मैंने पढ़ाया था आपको, कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल, कैपिटल डिवाइड बाय वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग, बियरिंग कैपिटल, फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल अपॉन वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल कौन कौन सी होती है बताओ, फिक्स कॉस्ट जिसमें फिक्स कॉस्ट आती है, तो देखो फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल होती है, यहाँ लिख देता हूँ फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल, जैसे डिबेंचर, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल, इस पर तो इंटरेस्ट फिक्स पेमेंट होता है और इस पर डिविडेंड, डिविडेंड इस पर डिविडेंड फिक्स होता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड, डिविडेंड लाभों में से दिया जाता है, ये ब्याज के रूप में दिया ही जाता है ना। तो ये दोनों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, इनको पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो ये फिक्स कॉस्ट वाली होगी। वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल कौन सी होती है, इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस या रिटेन अर्निंग, ये दो चीज़ होती है। ये क्या होती है, इन पर कोई रिटर्न फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। हालांकि जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उस पर भी ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको डिविडेंड पे करना ही होगा, लेकिन डिविडेंड जब भी दिया जाएगा है ना, तो जब प्रॉफिट होगा तब दिया जाएगा, लेकिन वो फिक्स होगा, फिक्स दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड और डिबेंचर ये फिक्स कॉस्ट वाली होगी, ये वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल होगी। तो इनमें क्या रिलेशन है, इनका रेशियो क्या है। अब कैपिटल गियरिंग रेशियो मान लेता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल दोनों जो फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल है वो 1 लाख रुपए है और वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल 1 लाख रुपए है, दोनों 1-1 लाख रुपए है, तो रेशियो क्या आ गया 1:1। अगर दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं कि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल है ना वो 1 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल है वो 4 लाख है, तो रेशियो कितना आ गया 0.25:1। और तीसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल 4 लाख और वेरिएबल कॉस्ट वाली कैपिटल 1 लाख, तो ये रेशियो कितना आ गया 4:1, 4:1। ये आता गया 2.25 0 ये 1:1। अब देखो इसको तो बोलेंगे लो गियरिंग रेशियो, लो गियरिंग, लो गियरिंग रेशियो क्योंकि ये कम आ रहा है, लो यानी कम। इसको बोलेंगे हाई गियरिंग रेशियो क्योंकि यहाँ पर कितना आ गया 4:1, एक 4 लाख में 1 लाख का भाग दिया तो कितना आया 4, तो ये क्या है हाई गियरिंग, हाई गियरिंग, हाई गियरिंग, हाई गियरिंग रेशियो, ठीक है। ये क्या है हाई गियरिंग रेशियो है, ये क्या है लो गियरिंग रेशियो है। तो अब देखो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में यदि लो गियरिंग रेशियो रखा जाएगा है ना, लो गियरिंग, तो लो गियरिंग में क्या रहेगा डेट कम रहता है इक्विटी, तो इसमें रिस्क भी कम रहती है क्योंकि यदि किसी वर्ष मान लो इनकम नहीं भी हुई तो आपको इंटरेस्ट तो बहुत ही कम पे करना है क्योंकि आपके डिबेंचर क्या है इक्विटी के मुकाबले बहुत कम है, तो आपको कम इंटरेस्ट पे करना होगा, तो हो सकता है आसानी से पे किया जाए, कंपनी कोई डिफॉल्ट नहीं रहे इसमें। लेकिन हाई गियरिंग रेशियो जब रहता है तो वहाँ पर देखो 4 गुना इक्विटी से 4 गुना आपके डेट है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा आपके, है ना, 4 गुना आपके पास में डेट है तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा। अब हो सकता है इंटरेस्ट और इंटरेस्ट आपको पे करना ही होता है, अब किसी वर्ष प्रॉफिट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी वर्ष अगर यदि मान लो कि लॉस होता है तो उस वर्ष फिर वो कंपनी इंटरेस्ट का बोझ नहीं उठा पाएगी, है ना, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर हाई रिस्क रहता है, ठीक है। यहाँ पर यही क्या रहता है हाई गियरिंग रेशियो में हाई रिस्क रहता है और लो गियरिंग रेशियो में लो रिस्क रहता है।
लेकिन प्रॉफिट भी उसके साथ में जुड़ा रहता है। मैंने बताया जहाँ रिस्क है वहीं पर प्रॉफिट है, तो यहाँ पर प्रॉफिट भी रहेगा, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है, यहाँ पर प्रॉफिट नहीं है क्योंकि आपने रिस्क भी कम ले रखी है, ठीक है। तो बिजनेस में यदि आप जैसे स्टार्ट किया जाता है ना बिजनेस कभी भी, तो उस समय क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डेट नहीं लेते, बहुत कम से कम डेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्या पता बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो इंटरेस्ट का पेमेंट कहाँ से किया जाएगा फिर, है ना। डेट अगर आपने ले लिया तो इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा, कहाँ से करोगे फिर। तो बिजनेस में शुरू में क्या करना चाहिए, इक्विटी रेज करना चाहिए, या मान लो कि एक तरह से पार्टनरशिप करनी चाहिए। पार्टनरशिप भी एक तरह से इक्विटी तो है, वो ओनर होते हैं। लेकिन जैसे आपका बिजनेस रन करने लगे या फिर रन करने लगे तो फिर आप डेट इशू कर सकते हो। या फिर दूसरी कंडीशन, बिजनेस में आपकी इनकम यदि रेगुलर है, रेगुलर इनकम हो रही है, तो वहाँ पर डेट इशू किए जा सकते हैं। डेट इशू का मतलब फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल, और फिक्स कॉस्ट वाली का मतलब ये ज़्यादा होगी, फिक्स कॉस्ट वाली यानी कि हाई गियरिंग रेशियो। हाई गियरिंग रेशियो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम क्या है, रेगुलर है। तो आपकी इनकम रेगुलर है तो आप इंटरेस्ट का टाइमली पेमेंट कर दोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यदि इनकम में फ्लैक्चुएशन आ रहा है, किसी साल ज़्यादा किसी साल कम, किसी साल ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ पर हाई गियरिंग रेशियो नहीं रखना चाहिए, यानी कि फिक्स कॉस्ट वाली कैपिटल कम ही रखनी चाहिए, ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। ये एक तरह से आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आप गाड़ी चलाते हो, ठीक है, और आपके पास में एक रोड तो ऐसी है, ये रोड है बिल्कुल सिंपल, और दूसरी रोड है ना वो ऐसी है, ऐसी गड्ढे आ रहे हैं, कभी चढ़ाई कभी गड्ढे कभी चढ़ाई, ऐसे ये रोड है, ठीक है। अब ये रोड है ना, यहाँ पर आपकी 4 व्हीलर खड़ी है, ठीक है, ये 4 व्हीलर है, ये 4 व्हीलर खड़ी है आपकी। अब आप 4 व्हीलर को आप जैसे चलाओगे ना, तो ये सिंपल रोड है, यहाँ पर गियर कौन सा डालोगे बताओ, गियर 1 2 3 5 तक डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है गियर। और यहाँ पर गियर कौन सा डलेगा, पहला ही डलेगा, पांचवा नहीं डलेगा। पांचवा गियर डाल दोगे तो यहाँ पर चढ़ाई में उथल जाएगी, ठीक है, क्योंकि गड्ढा है, रास्ता कैसा है, उबड़ खाबड़ है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अप डाउन आ रहे हैं, यहाँ पर अप्स आ गए, यहाँ पर डाउन आ गया, फिर अप आ गया, फिर डाउन आ गया। अब इस रोड को रोड ने मान करके आप मान लो इनकम, ठीक है, रोड क्या है, इनकम है। यदि आपकी इनकम एकदम रेगुलर है तो आप 5वां गियर भी लगा सकते हो, यानी कि आप हाई गियरिंग में चला सकते हो, हाई गियरिंग में, हाई गियर। और यदि आपकी इनकम है ना वो इरेगुलर है या फ्लैक्चुएशन हो रहा है इनकम में, तो आप गियर कौन सा रखोगे, लो गियरिंग में, लो गियरिंग रखोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अगर आप हाई गियरिंग में चलाओगे तो आपका बाइक, आप 4 व्हीलर नहीं चला पाओगे यहाँ पर, है ना। तो ठीक है, आप इससे समझ सकते हो कि आपकी इनकम यदि रेगुलर है बिजनेस में तो कोई समस्या नहीं है, जो भी आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको आप पेमेंट कर सकते हो। यदि आपकी इनकम इरेगुलर है तो जहाँ पर आपके जिस वर्ष प्रॉफिट होगा उस वर्ष तो कोई समस्या नहीं, लेकिन जिस वर्ष यदि लॉस होगा उस वर्ष फिर आप इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गियरिंग जो रेशियो है, ये गियरिंग रेशियो भी क्या करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। उसके बाद में अगला पॉइंट है वो है हैप्पी कोऑर्डिनेशन डेट और इक्विटी, यानी कि डेट और इक्विटी है उनमें आपस में हैप्पी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हैप्पी कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो वो भी एक तरह से कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर देखेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर उसमें पहला आता है कैपिटल मार्केट कंडीशंस। कैपिटल मार्केट की कंडीशन क्या है। अब देखो, कैपिटल मार्केट, आपको पता है कि कैपिटल मार्केट अप डाउन्स इकोनॉमी में आते रहते हैं, कभी अप्स आता है कभी डाउन्स आता है ना। कभी मान लो प्रोस्पेरिटी की स्थिति है, कभी डिप्रेशन की स्थिति है। अब डिप्रेशन की स्थिति होती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट है ना वो कम हो जाती है, ठीक है, और एक तरह से बिजनेस साइकिल चलती रहती है, अप डाउन्स आते रहते हैं। तो ऐसे ही कैपिटल मार्केट में होता है। तो इसको है ना बिजनेस साइकिल को कंट्रोल किया जाता है। गवर्नमेंट एक तरह से अपनी फिजिकल पॉलिसी और जो सेंट्रल बैंक होता है वो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इसको कंट्रोल करते हैं। तो जब भी डिप्रेशन की सिचुएशन होती है तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में डेट आसानी से इशू किया जा सकता है, डेट से पैसे रेज किए जा सकते हैं। और जब तेजी की स्थिति होती है तो उसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होती है ना, और रिटर्न्स, हर कोई अच्छा रिटर्न्स चाहता है, तो उस स्थिति में फिर इक्विटी शेयर इशू
किए जा सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में आपने देख लिया कैपिटल मार्केट की कंडीशन भी क्या करती है, कैपिटल जो स्ट्रक्चर है उसको हमारे को प्रभावित करती है। फिर अगला बात करें तो वो आता है नेचर ऑफ इन्वेस्टर। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, नेचर ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स का क्या नेचर है। अब कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो हाईली रिस्क लेना चाहते हैं और कुछ इन्वेस्टर होते हैं जो एकदम सेफ जोन में चलना चाहते हैं, है ना। तो जैसे मान लो कि किसी को कोई व्यक्ति होता है वो एफडी करवा देता है बैंक में, तो वो क्या है, सेफ है, उसको कुछ रिटर्न मिलता रहेगा 7-8%, है ना, उसमें कोई रिस्क नहीं है। और कोई व्यक्ति होता है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ पर क्या रहता है, हाई रिस्क रहता है ना, लेकिन हाई रिस्क के साथ में हाई प्रॉफिट होने की भी उतनी ही संभावना बनी रहती है। तो ये इन्वेस्टर पर भी डिपेंड करता है कि वो डेट में इश्यू करना चाहता है या इक्विटी में। जैसे डेट है, डेट में उसे फिक्स इंटरेस्ट मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इक्विटी में आप इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रिस्क भी है और रिटर्न भी है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब देखो जो भी कैपिटल होती है उसकी अपनी अपनी कॉस्ट आती है ना। जैसे हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ा था कि इक्विटी की आती है कॉस्ट के आई, जिसको हम बोलते हैं केडी कॉस्ट ऑफ डेट की, केपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की, सबकी अलग अलग कॉस्ट आती है। तो ये कॉस्ट किसी की ज़्यादा आ रही है तो हो सकता है उसका फिर हम कम प्रोपोर्शन रखें, किसी की कम कॉस्ट आ रही है तो उसको रेज किया जा सकता है, उसकी ज़्यादा प्रोपोर्शन रखा जा सकता है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी प्रभावित करता है। अगला है प्रिविलेंट रूल्स। प्रिविलेंट रूल का मतलब उस वहाँ पर कौन से रूल लागू हो रहे हैं। जैसे मान लो भारत में बात करें तो सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो क्या बनाता है, रूल बनाता है कैपिटल मार्केट के लिए, है ना। और जैसे उन्होंने शेयर्स के लिए अपने एक रूल्स बना रखे हैं, डिबेंचर्स के लिए रूल बना रखे हैं, तो वो रूल्स है ना उनको फॉलो करना होता है। तो वो भी क्या है, वो रूल्स जितने स्ट्रिक्ट होंगे तो वहाँ पर उस तरह की फिर कैपिटल रेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। उसके अलावा बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनके कुछ रूल्स हो सकते हैं तो वो भी इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगला इसके बाद में बात करें तो हमारी आती है सीजनल नेचर। सीजनल नेचर, सीजनल नेचर यानी कि एक मौसम विशेष में किसी की आवश्यकता होगी तो वो भी इफेक्ट करती है। जैसे मान लो कुछ बिजनेस होते हैं जिनमें कुछ सीजन विशेष में वो काम होता है वहाँ पर, और एक सीजन विशेष में वो काम नहीं होता है, तो उन सीजन विशेष में वहाँ पर आवश्यकता होती है ना। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि मेरे गांव के पास में एक गांव है काला डेरा, वहाँ पर कोको कोला फैक्ट्री है, तो वो पूरे साल भर नहीं चलती है, वो 8 या 9 महीने ही चलती है। तो 8 या 9 महीने के लिए ही वहाँ पर कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता होती है ना, वर्किंग कैपिटल की। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा डेट इशू कर सकते हैं ना। तो उस वहाँ जो पीरियड है जहाँ पर वो वर्किंग करती है 8 या 9 महीने तक, तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल के लिए क्या होता है, शॉर्ट टर्म जो लोन वगैरह लिया जा सकता है या शॉर्ट टर्म कैपिटल की व्यवस्था वहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह ये बाहरी जो फैक्टर थे वो हमने देखे, कुछ हमने इंटरनल फैक्टर देखे जिसके आधार पर कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि कैपिटल कैसी, हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए, एक आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगी। ठीक है, आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर, तो देखो आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या देखेंगे हम कि हमारी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें कॉस्ट तो कम आए, कैपिटल की कॉस्ट कम से कम आए, है ना, रिस्क कम से कम हो उस कैपिटल में, और हमें प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमम हो, उसके अलावा हमारा कंट्रोल मैक्सिमम हो। तो हम लिख सकते हैं पहले है मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट आनी चाहिए, मिनिमम रिस्क, मैक्सिमम कंट्रोल, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी, मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए। उसके हम अलावा बात करें तो सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है
और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब तो ये है कि आपको और कैपिटल की आवश्यकता है ना, तो आप आसानी से और कैपिटल मार्केट से रेज कर सकते हो, कैपिटल को ज़्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, है ना। सिंप्लिसिटी का मतलब है कि सिक्योरिटीज़ आपकी है ना शुरुआत में कम से कम होनी चाहिए, कम सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, है ना, ज़्यादा टाइप की सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे जैसे बिजनेस रन करने लगे तो जो टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी है वो बढ़ा सकते हैं। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इतने सारे कुछ हो सकते हैं इसके आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो अब हम एक थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, फिर अपना चैप्टर ये खत्म होता है। एक क्वेश्चन करते हैं बुक में से। ये है अजय लिमिटेड हैज ए पेड अप शेयर कैपिटल 2 लाख, है ना। पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल है यहाँ पर 2 लाख रुपए की, डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ आरएस 10 ईच, 10 रुपए का एक शेयर है तो 20,000 हो गए शेयर। इट हैज एन एक्सपेंशन प्रोग्राम और रिक्वायरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अनदर 1 लाख रुपए की उसे और आवश्यकता है। द मैनेजमेंट ऑफ कंसिडरेशन द फॉलोइंग अल्टरनेटिव फॉर रेज दिस अमाउंट, कितने अल्टरनेटिव? 3 इसमें अल्टरनेटिव है। फर्स्ट है इश्यू ऑफ 10% डेट, 1 लाख रुपए की जो और आवश्यकता है उसके लिए हो सकता एक 10% इंटरेस्ट रेट पर डिबेंचर इशू किया जाए, या फिर इश्यू ऑफ 12% 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ आरएस 10 ईच, और इश्यू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर और ऑफ आरएस 10 ईच। 3 तरह के इसमें प्रोजेक्ट होगी। जो 1 लाख रुपए की और आवश्यकता होगी उसमें 10% डेट इशू कर दी जाए, या 12% प्रेफरेंस शेयर इशू कर दी जाए, या फिर 10,000 इक्विटी शेयर इशू कर दी जाए। द कंपनीज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस EBIT 80,000 रुपये। EBIT यहाँ पर कितना दे रखा है? 80,000 रुपये दे रखा है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं कितना यहाँ पर EPS आएगा। देखो इसमें पूछा क्या है, पर एनम कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30%, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ ईच ऑफ above mode of finance on the earning per share, presuming EBIT continues to be same even after expansion। एक्सपेंशन होने के बाद में भी आपकी जो EBIT है वो सेम रहने वाली है, यानी कि चारों स्टेप में, एक पहले की और 3 बाद की अलग अलग सिचुएशन है उनमें EBIT सेम रहने वाली है। तो आपको EPS पे इफेक्ट बताना है और EPS बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं, पहले एक टेबल बना लेते हैं। ये 3 सिचुएशन अलग हो जाएगी, ये पहले की सिचुएशन हो जाएगी, देखो पर्टिकुलर, फिर यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन आ जाएगी, प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर, और यहाँ पर आ जाएगी प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अपन इक्विटी तो है ही, प्लस इसमें अगर डेट और जोड़ दें, डेट, फिर दूसरे में है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, और तीसरे में इक्विटी, और बाद में भी क्या की 10,000 रुपये की इक्विटी, 10,000 शेयर इक्विटी के इशू की, इक्विटी। ये क्या है? इसको हम बोल सकते हैं प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रपोज्ड, और ये क्या है? ये प्रेजेंट है ना, ये प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये है प्रेजेंट कैपिटल स्ट्रक्चर। अब देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, तीनों में कितना है आएगा? 80,000 रुपये EBIT है, तीनों में EBIT कितना है? 80,000 रुपये, ठीक है। उसके EBIT बाद में से हम लेस करते हैं इंटरेस्ट को, लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, डेट है नहीं, यहाँ पर डेट है। डेट कितने के इशू किए थे? 1 लाख रुपए के, और 10% डिबेंचर थे, इशू ऑफ 10% डिबेंचर ऑफ 1 लाख, है ना। तो 10% इंटरेस्ट कितना हो गया? 10,000 रुपये। यहाँ पर डेट, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा? अर्निंग बिफोर टैक्स EBT,
80,000 रुपये, 70,000 रुपये, 80,000 रुपये और 80,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें से लेस कर देंगे टैक्स को। टैक्स एट द रेट 30% टैक्स है। 30% कितना हुआ? 24,000, 21,000, 24,000 और 24,000। इसको अगर हम माइनस कर देंगे, थोड़ा सा रुकिए एक मिनट, पेन में थोड़ी इंक कम हो गई है। ठीक है, तो ये देखो कितना हो जाएगा माइनस, मेरा शर्ट भी खराब हो चुका है इसमें। चलो ये देखो 56,000, यहाँ पर कितना हुआ? 49,000, 56 और ये 56। ठीक है, ये आ चुका आपके अर्निंग आफ्टर टैक्स, EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे? लेस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड है, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रखे थे। और कितने परसेंट थे प्रेफरेंस शेयर? देखिए प्रेफरेंस शेयर थे 12%, तो कितना हो जाएगा 12%? 12,000 रुपये। ठीक है, 12,000, और यहाँ पर भी नहीं थे, तो ये आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना बचेगा? 56,000, यहाँ पर 49,000 और यहाँ पर 44,000 और यहाँ पर 56,000। ठीक है, ये हमारा हो चुका। अब यहाँ पर हम करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे फिर क्या आएगा? EPS आ जाएगा। यहाँ पर करते हैं हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे? पहले कितने थे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर? यहाँ पर 2 लाख रुपए कैपिटल थी, तो 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर थे। दूसरे में कितने थे? दूसरे में भी डेट इश्यू किए, तो वही 20,000 रहे। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर इश्यू हुआ था, तो ये पुराने इक्विटी शेयर। यहाँ पर इक्विटी शेयर इश्यू किए थे 10,000, तो यहाँ पर कितने हो गए थे इक्विटी शेयर? यहाँ पर 30,000 इक्विटी शेयर हो गए थे। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं EPS की, अर्निंग पर शेयर। तो ये क्या आता है? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये EPS आता है। तो यहाँ पर 56,000 में 20,000 का भाग देंगे, तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2.80। यहाँ पर भाग दो आप, यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.45 और ये आ जाएगा 2.20 और यहाँ पर आ जाएगा 1.87। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ EPS कितना है? यहाँ पर 2.80, यहाँ पर 2.45, यहाँ पर 2.20 और यहाँ पर 1.87। तो यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इक्विटी शेयर में। लेकिन इसका कंपैरिजन इनसे नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद में क्या हुआ है? 1 लाख रुपए की और एडिशनल कैपिटल जोड़ गए। तो इनमें कंपैरिजन करो। EPS देखो किस में ज़्यादा आ रहा है? सब में सबसे ज़्यादा इसी में आ रहा है EPS, डेट इश्यू करने से। तो यही होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से ही बोलते हैं कि आप डेट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करोगे, इक्विटी कम करोगे। डेट का ज़्यादा प्रयोग करोगे तो आपकी क्या आएगा? EPS ज़्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए EPS सबसे ज़्यादा इन तीनों सिचुएशन में किस में आ रहा है? इस पे ज़्यादा आ रहा है EPS, अर्निंग पर शेयर, क्योंकि यहीं पर क्या किए गए थे? डेट इश्यू किए गए थे। यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए गए थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम आ रहा है। और इक्विटी यहाँ पर इश्यू किए थे, यहाँ पर और भी कम आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या हो चुके हैं?
ज़्यादा हो चुकी है, तो ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट, तो ईपीएस आपका कम आएगा, तो इसलिए यहाँ पर ईपीएस 1.87 आ रहा है। ठीक है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया। अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसी कैपिटल स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंडिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अच्छा लगा, अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा मुझे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।